हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मोहम्मद तुगलक और फिरोज़ तुगलक के चरित्र के बारे में, उनके चारित्रिक गुणों के बारे में बात की थी, उनका एवेल्यूएशन किया था। आज हम बात करते हैं प्रांतीय राज्यों का उदय। प्रांतीय राज्य जो प्रोविंशियल स्टेट्स, द राइज ऑफ द प्रोविंशियल किंगडम्स। चलिए, अब क्या कारण होता है जो प्रांतीय राज्यों का उदय हो जाता है? जैसा कि आप इतिहास में हम पढ़ते आए हैं कि जब केंद्रीय शक्ति का पराभव होता है तो प्रांतीय राज्य धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उद्दित हो जाते हैं। वे केंद्रीय शक्ति की जब वीकनेस, उनका जब डाउनफॉल होने को आता है तो वे लोग जो प्रोविंशियल किंगडम्स होते हैं वो पावरफुल होने लग जाते हैं। तुगलकों के पराभव तथा मुगलों के उदय के बीच के काल में भारत में अनेक प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। जब तुगलकों का पराभव, तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल हुआ और उस बीच में जब मुगलों का राइज होने को था, वो जो बीच का जो ट्रांजिशनल फेज़ है उसमें भारत में अनेक प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इसका मूल कारण केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर पड़ जाना था। मेन कारण क्योंकि जब केंद्रीय शक्ति अगर स्ट्रांग रहेगी, पावरफुल रहेगी, तो सबको जो प्रोविंशियल स्टेट्स है, जो सबऑर्डिनेट स्टेट्स है, वो क्या होंगे, कहना मानेगी। लेकिन जब उन्हीं का ये पावरफुल, जब सेंट्रल स्टेट का, सेंट्रल किंगडम का अगर डिटेरियोरेशन हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, तो वे लोग क्या हो जाएंगे, पावरफुल, धीरे धीरे प्रोविंशियल किंगडम्स पावरफुल बन जाएंगे। तो फिरोज तुगलक के बाद केंद्रीय शक्ति का भय और आतंक लगभग समाप्त ही हो गया। सैयद और लोधी वंश के शासनकाल में तो दिल्ली सल्तनत की गणना भी देश के अनेक राज्यों के रूप में की जाने लगी। केंद्रीय शक्ति के पराभव के फलस्वरूप समूचा देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया और इन राज्यों के कभी न खत्म होने वाले युद्धों, लूटमार तथा ध्वंसात्मक कार्रवाइयों से देश के एक बड़े भाग में अशांति एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गई, जिससे को गहरा आघात लगा। दिल्ली का सिंहासन प्रतिद्वंदी प्रांतीय शक्तियों के बीच इधर से उधर उछाला जा रहा था और हर कोई इसे प्राप्त करने अथवा अपने प्रभाव में लाने में प्रयासरत था। प्रांतीय राज्यों में बंगाल, गुजरात, मालवा, खानदेश, पंजाब, कश्मीर, सिंध और मुल्तान, मेवाड़, मारवाड़, उड़ीसा, कामरूप, आसाम आदि प्रमुख थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य थे, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्राय अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ते रहते थे। अतः इन राज्यों का विस्तार और उनकी सही सीमाओं को बताना दुष्कर कार्य है, क्योंकि उनकी सीमाएं निरंतर घटती बढ़ती रहती थी। तत्कालीन भारत की राजनीतिक समीक्षा करते हुए बाबर ने अपने आत्मचरित्र तुज़ुक बाबर नामा में लिखा है कि उन दिनों जब मैंने बाबर खुद कह रहा है, उन दिनों जब मैंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, यहाँ पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह शासन करते थे। वे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इस देश में उनके सिवा और भी बहुत से छोटे छोटे राजा थे। वे राव और राजा के नाम से विख्यात थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वे थोड़े थोड़े स्थानों के अधिकारी थे, और इन छोटे राज्यों में उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अधिकांश पहाड़ियों पर रहा करते थे। 5 मुसलमान बादशाहों में पहला था अफगान सुल्तान, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दूसरा गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर था। तीसरा मुस्लिम राज्य दक्षिण में बहमनी राज्य था और चौथी मुस्लिम बादशाहत मालवा में थी। 5वां बादशाह बंगाल में नुसरत शाह था। हिंदुस्तान के काफी राज्यों में विस्तार एवं सेना की अधिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा विजयनगर का राजा है, दूसरा राणा सांगा है। इस प्रकार केंद्रीय शक्ति के पराभव के फलस्वरूप देश में अनेक प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। बंगाल, पहला हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल भारत के अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में से एक था। सॉरी बच्चों, ये तो हमने कर लिया था, बंगाल एंड गुजरात हमने कर लिया था। हम आएंगे मालवा में। मालवा 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश को जीतकर मालवा के 10 ईस्वी
ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। तैमूर के आक्रमण के समय यह प्रदेश दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और यहाँ का सूबेदार दिलावर खान गौरी स्वतंत्र शासक बन बैठा। मालवा पर एक के बाद एक दो मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया। गौरी वंश ने 1401 ईस्वी से और खिलजी वंश ने 1436 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक, जबकि गुजरात ने उसे आत्मसात कर लिया। 1406 ईस्वी में दिलावर खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलप खान हुसंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह वीर, पराक्रमी तथा साहसी था। उसने उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, जौनपुर तथा बहमनी राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु इन युद्धों से मालवा को विशेष लाभ नहीं हुआ। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। यह दुर्ग रक्षित नगर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। अब उसके केवल भग्नावशेष पड़े हुए हैं, फिर भी वह आज तक सुंदर जामी मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, परा, बाज बहादुर तथा रूपमती के महल तथा अन्य सुंदर भवनों के लिए विख्यात है। 1435 ईस्वी में हुसंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गाजी खान महमूद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह अयोग्य निकला। अगले ही वर्ष उसके वजीर महमूद खान खिलजी ने उसे जहर देकर मार डाला और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। महमूद ने 33 वर्ष शासन किया। उसका अधिकतर समय गुजरात, दिल्ली, बहमनी और मेवाड़ से लड़ने में व्यतीत हुआ। श्री राम शर्मा के शब्दों में, शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो जबकि वह युद्ध क्षेत्र में ना उतरा हो। इसलिए उसका शिविर, उसका घर तथा युद्ध भूमि उसका विश्राम गृह बन गई। परिणाम स्वरूप उसके राज्य की सीमाएं दक्षिण में सतपुड़ा, पश्चिम में गुजरात की सीमाओं तक, पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर में मेवाड़ तथा बूंदी राज्य तक जा पहुंची। सुल्तान महमूद नम्र, वीर, न्यायप्रिय तथा विद्वान था और उसके शासनकाल में उसके हिंदू तथा मुसलमान सभी प्रजाजन सुखी थे और एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। 1469 ईस्वी में सुल्तान महमूद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गियासुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह अत्यधिक भोगविलासी निकला। उसके हरम में लगभग 15,000 स्त्रियां थीं। 1500 ईस्वी में उसी के एक लड़के नासरुद्दीन ने उसे जहर देकर मार डाला और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह व्यभिचारी था तथा प्रजापीड़क शासक निकला। 1510 ईस्वी में एक दिन मदिरा के नशे में एक झील में गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका लड़का महमूद द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। उसके समय में मालवा शीघ्रता से पतन की ओर अग्रसर हुआ। उसके हिंदू प्रधानमंत्री को मुसलमान अमीरों ने मार डाला। उसका दूसरा मंत्री मुहाफिज खान, जो मांडू का सूबेदार भी था, अत्याचारी निकला। चारों ओर विद्रोह फूट पड़े और शीघ्र ही मालवा में 3 सुल्तान हो गए जिन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी। अंत में चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता से महमूद द्वितीय को अपने प्रतिद्वंदियों को मार भगाने में सफलता मिली, परंतु उसे इसकी भारी मूल्य चुकाना पड़ा। अब शासन सत्ता पर मेदिनी राय का अधिकार हो गया। उसने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वस्त हिंदुओं को नियुक्त किया, जिसकी वजह से मालवा में जबरदस्त असंतोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुजरात के मुस्लिम सुल्तान से साठगांठ कर मेदिनी राय को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, परंतु मेदिनी राय ने मेवाड़ के राणा सांगा से सहयोग लेकर गुजरात एवं मालवा के विद्रोही मुस्लिम सरदारों की सेना को परास्त करके खदेड़ दिया। मालवा का सुल्तान बंदी बना लिया गया, परंतु राणा सांगा ने राजपूती परंपरा का निर्वाह करते हुए कुछ दिनों बाद सुल्तान महमूद द्वितीय को रिहा कर उसका राज्य भी उसे वापस लौटा दिया। 1531 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महमूद तथा उसके पुत्रों को चंपानेर में बंदी बनाकर रखने का आदेश दिया गया, परंतु मार्ग में ही उनका वध कर दिया गया। इस प्रकार मालवा की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया। अब आते हैं बच्चों हम खानदेश पर। खानदेश, जो कि मध्य भारत में ताप्ती नदी की घाटी में स्थित प्रदेश था, फिरोज तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का एक सूबा था। फिरोज तुगलक ने मलिक राजा फारूकी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। फिरोज की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही फारूकी ने दिल्ली से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कुछ समय बाद ही उसे गुजरात के मुजफ्फर शाह प्रथम से युद्ध करना पड़ा, जिसमें वह पराजित हुआ।
1399 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का मलिक नासिर सुल्तान बना। उसने असीरगढ़ को जीता, किंतु उसे गुजरात के सुल्तान अहमद शाह से परास्त होना पड़ा तथा उसकी प्रभु सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। बहमनी सुल्तान के हाथों भी उससे पराजय का स्वाद चखना पड़ा। 1438 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके 2 उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। 1457 ईस्वी में आदिल खान द्वितीय सुल्तान बना। वह एक सुयोग्य तथा पराक्रमी शासक सिद्ध हुआ। उसने एक तरफ तो गोंडवाना को जीतकर राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधारों को लागू कर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। 1501 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई दाऊद सुल्तान बना, परंतु 1508 ईस्वी में उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र गाजी खान के बाद सिंहासन के लिए 2 दावेदार उठ खड़े हुए। एक का पक्ष अहमदनगर के सुल्तान ने तो दूसरे का गुजरात के सुल्तान ने लिया। अंत में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा का उम्मीदवार आदिल खान तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठा, परंतु उसे गुजरात के करत सुल्तान की भांति शासन करना पड़ा। 1520 ईस्वी में आदिल खान तृतीय की मृत्यु के बाद उसका लड़का महमूद प्रथम सुल्तान बना। वह भी गुजरात की अधीनता में रहा। उसमें ना तो शक्ति थी और न योग्यता। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि दिल्ली से दूर होने तथा उसकी आंतरिक स्थिति भी ठीक न होने के कारण इस युग की राजनीति में खानदेश का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। अब हम आते बच्चों कश्मीर पर। कश्मीर 1399 ईस्वी में यहाँ के हिंदू शासक रायचंद्र की उसके मंत्री शाह मिर्जा ने हत्या कर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन नामक इसी वंश का शासक हुआ जो बड़ा उदार और धर्म सहिष्णु था। उसके मुसलमान बादशाह और हिंदू राजाओं दोनों के साथ अच्छे संबंध थे। उसने घृणित जजिया कर हटा दिया तथा गौवध का निषेध कर दिया। वह कश्मीरी, फारसी, हिंदी और तिब्बती भाषाओं का विद्वान था। उसने महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। अनेक फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी कराया गया। उसने अपने राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम की तथा जनता पर करों का बोझ कम किया। उसके शासनकाल में कश्मीर की असाधारण भौतिक उन्नति हुई। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हैदर शाह सुल्तान बना। उसने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, परंतु उसके उत्तराधिकारी निर्बल तथा अयोग्य निकले। परिणाम स्वरूप कश्मीर में अराजकता फैल गई और मुस्लिम सरदार अनेक गुटों में बंट गए। सुल्तान इन सरदारों के हाथ की कठपुतली मात्र रह गया। दिल्ली से बहुत दूर बसे होने और साथ ही आंतरिक अवस्था बिगड़ी होने के कारण उत्तरी भारत की राजनीति में कश्मीर कोई विशेष भूमिका अदा नहीं कर पाया। 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं के संबंधी मिर्जा हैदर ने कश्मीर पर अधिकार जमा लिया, परंतु एक दशक बाद ही कश्मीरी सरदारों ने उसे पदच्युत कर दिया। अंत में 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। जौनपुर में आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।